डियर स्टूडेंट्स, हम फोटोकेमिस्ट्री के चैप्टर में अब तक लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर चुके और लास्ट वीडियो में हमने जेबलॉन्स की डायग्राम को डिस्कस किया था। जो हमने फोटोकेमिस्ट्री में लॉज पढ़े थे उसमें हमने एक लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम या 1:1 लॉ को पढ़ा था। जनरली उस लॉ में ही बताया गया था कि जब कोई एक अभिकारक का अणु उत्तेजित होता है तो वह एक फोटोन का अवशोषण करता है, यानी जितने भी मॉलिक्यूल सैंपल में हमारे पास में हैं सभी एक एक फोटोन का अवशोषण करके उत्तेजित होते हैं। इसे 1:1 रेशो कहते हैं। लेकिन ये देखा गया कि जितने भी मॉलिक्यूल एक्साइटेड हुए वो मॉलिक्यूल्स जो है सब के सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए वो नियम जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन ये जो नियम है 1:1 या लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, ये उन्हीं रिएक्शंस पर अप्लाई होता है जहाँ पर अभिक्रिया एक पद में होने के बाद ख़त्म हो जाती है, अर्थात जो प्रोडक्ट बनता है वो फिर और आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो एक पद की अभिक्रिया या जहाँ पर सिर्फ प्राथमिक रासायनिक प्रक्रम ही होता है वहीं पर ही ये नियम प्रयुक्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का नियम केवल अवशोषण या प्राथमिक रासायनिक प्रक्रम के लिए ही प्रयुक्त होता है, अर्थात इसमें बनने वाले उत्पाद और आगे अभिक्रिया नहीं करते हैं। जब प्रकाश का अवशोषण होता है वह पदार्थ का एक अणु एक फोटोन का अवशोषण कर अपघटित भी हो जाए तथा अपघटित उत्पाद आगे कोई अभिक्रिया नहीं करे, ऐसी स्थिति में 1:1 का रिलेशन सही प्रयुक्त होता है। लेकिन यदि प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया के साथ अन्य रासायनिक अभिक्रिया भी होती हो, फॉर एग्जाम्पल चेन रिएक्शन, तो एक फोटोन के अवशोषण से कई अणु अपघटित हो जाते हैं। इस स्थिति में 1:1 रूल प्रयुक्त नहीं होता। अतः क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या एवं अवशोषित फोटोनों की संख्या में सही संबंध ज्ञात करने के लिए एक नया पद दिया गया जिसे क्वांटम लब्धि या दक्षता या जिसे हम कह सकते हैं क्वांटम यील्ड और एफिशिएंसी कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी जहाँ पर कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बन रहे हैं और कितने फोटोनों का अवशोषण हुआ, इन दोनों के बीच अगर रिलेशनशिप बताना है तो उस रिलेशनशिप को बताने के लिए जो पद दिया जाता है उस पद को हम क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता कहते हैं। और इसका सिंबल जो है वो हमने यहाँ पर शो किया है, इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता की डेफिनेशन हो गई, किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता एक दिए गए समय में उत्पादों में परिवर्तित होने वाले अणुओं की संख्या या अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणुओं की संख्या तथा उसी समय में अवशोषित होने वाले कुल फोटोनों की संख्या का अनुपात होता है, जिसे हम क्वांटम दक्षता कहते हैं और इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस डेफिनेशन का जो मैथमेटिकल रूप है, गणितीय रूप, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू एक दिए गए समय में अभिक्रिया में भाग लेने वाले या अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या डिवाइड बाय उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोनों की संख्या या क्वांटम की संख्या। या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू पदार्थ के अभिकृत होने की मात्रा बटा अवशोषित फोटोन की संख्या। या इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं, एक दिए गए सभी समय में अभिकृत होने वाले मोलों की संख्या, यानी यहाँ पर हम जो है अभिकारकों के अणुओं की सांद्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं मोल में, तो दिए गए समय में अभिकृत मोलों की संख्या, चूँकि यहाँ पे मोल शब्द काम में लिया है तो हम डिवाइड बाय कहेंगे उसी समय अवशोषित आइंस्टाइन की संख्या या आइंस्टाइन की मात्रा। और इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का वेग डिवाइड बाय अवशोषित आइंस्टाइन की संख्या।
ये जो एक दिए गए समीकरण समय में अभिकृत मोलों की संख्या है, इसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का वेग यही होता है phi = -dA/dt, जहाँ a जो है वो अभिकारक की सांद्रता और dt जो है वो समय में परिवर्तन, ये सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। ये जो पद होता है उसको हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यह एक निश्चित समय में एक दिए गए समय में अभिकृत मोलों की संख्या को हम इसी तरह से व्यक्त करते हैं बटा अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा। यह माइनस का चिन्ह जैसा हम सब जानते हैं इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि ये जो पद है, ये जो सांद्रता का पद है, क्रियाकारक के संदर्भ में लिया गया है और हम जानते हैं क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह काम में लिया गया है। तो इस प्रकार से क्वांटम लब्धि या फाई को इनमें से इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं गणितीय रूप से। प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियम अनुसार फाई का मान हमेशा 1 होना चाहिए। 1 का मतलब हो गया कि कितने फोटोन का अवशोषण हो रहा है, तो उतने ही जो है अभिकारक के अणु या क्रियाकारक के अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे। अगर ये दोनों मान समान हैं तो फाई का मान हमेशा 1 होना चाहिए। लेकिन ये देखा गया कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए फाई का मान 0 से लेकर 10⁶ तक हो सकता है। प्राथमिक प्रक्रम के लिए फाई का मान 1 होता है, यानी अभिक्रिया अगर एक पद में समाप्त हो जाती है तो वहाँ पर फाई का मान 1 होता है। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी प्रोसेस द्वितीयक प्रक्रम प्रारंभ हो जाता है तो फाई का मान परिवर्तित होता है। अतः फाई का मान प्राथमिक व द्वितीयक प्रक्रमों का कुल परिणाम है और ये अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि फाई के पदों के आधार पर, क्वांटम लब्धि के पदों के आधार पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली ऐसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जिनके लिए फाई का मान 1 से कम होता है और दूसरी ऐसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जिनके लिए फाई का मान 1 से ज़्यादा होता है। ऐसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जहां पर फाई का मान 1 से कम होता है, ऐसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को हम अल्प क्वांटम लब्धि की अभिक्रियाएं कहते हैं और जहां फाई का मान 1 से ज़्यादा होता है इन्हें हम उच्च क्वांटम लब्धि की अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की अभिक्रिया हुई फाई के मानों के आधार पर। अगर फाई का मान 1 है तो इसका हम कह सकते हैं कि वहाँ पर प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम प्रयुक्त हो रहा है। तो ये जो उच्च क्वांटम लब्धि और अल्प क्वांटम लब्धि की अभिक्रियाएं होती है, ये क्यों होती है, इसका क्या कारण है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो उच्च क्वांटम लब्धि के कारण ये है कि जब एक फोटोन एक से अधिक अणुओं को अपघटित करता है तो उस समय फाई का मान 1 से ज़्यादा होगा। जैसा हमने अब तक पढ़ा है या मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर एक फोटोन एक अणु के लिए प्रयुक्त होता है तब तो फाई = 1, और अगर एक फोटोन एक से अधिक अणुओं को अपघटित कर देता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए तो उस समय फाई का मान 1 से ज़्यादा आएगा। जब एक अणु प्रकाश ऊर्जा का एक फोटोन या क्वांटम का अवशोषण कर प्राथमिक प्रक्रम में एक अणु का वियोजन करता है तथा यह प्राथमिक पद में बना उत्पाद दूसरे अणु का वियोजन कर देता है तो क्वांटम लब्धि का मान 1 से ज़्यादा हो जाता है। उदाहरण के लिए एक अणु AB है, ये प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके प्राथमिक प्रक्रम में वियोजित हो गया A और B में। अब इसी समय क्या होता है, ये जो वियोजित होने वाले भाग में से जो खंड A है वो पुनः AB मॉलिक्यूल के दूसरे अणु से क्रिया कर लेता है और क्रिया करके एक उत्पाद A2 और B को बना देता है। इसे हम सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं और ये पहला वाला प्राइमरी प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पर कुल मिला के एक फोटोन का अवशोषण हुआ, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में, इस प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में AB मॉलिक्यूल के 2 अणुओं ने भाग ले लिया। तो एक अणु ने तो फोटोन का अवशोषण किया, लेकिन दूसरा अणु जो है वो विघटित हो गया किसकी सहायता से, इस प्राथमिक प्रक्रम में बने हुए खंड या उत्पाद A के द्वारा, क्योंकि ये एक सक्रिय उत्पाद था। तो इस तरह से ऐसी अभिक्रियाओं के लिए
हम कह सकते हैं फाई का मान 2 होगा, अर्थात फाई का मान 1 से ज़्यादा होगा। तो एक उच्च क्वांटम लब्धि का एक कारण ये हो गया। इसके अन्य कारण हैं चेन रिएक्शन, जिनमें एक फोटोन के अवशोषण से कई अणुओं का निर्माण होता है, अर्थात ऐसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाए, चेन रिएक्शन प्रारंभ हो जाए, तो वहाँ एक फोटोन के अवशोषण से क्रियाकारक के कई अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि एक मॉलिक्यूल A2 ने एक फोटोन का अवशोषण किया और ये 2 A भागों में बट गया, A+A या ट्वाइस A। इसे हम कहेंगे प्राइमरी प्रोसेस। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ये बना हुआ A जो है, एक हम A को ले लें, वो एक दूसरे क्रियाकारक B2 से क्रिया करता है, उत्पाद AB बनता है और एक अन्य सक्रिय संरचना B बन जाती है। ये जो सक्रिय संरचना B बनी, जो अत्यंत क्रियाशील है, वो A2 के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके उत्पाद AB और A बना देती है। अब ये जो है दोनों पद सेकेंडरी प्रोसेस कहलाते हैं। ये दोनों पद निरंतर चलते रहते हैं, क्योंकि इस पद में बना A वापस B2 से रिएक्शन करेगा, B को बनाएगा, AB उत्पाद बना, ये B वापस A2 से रिएक्शन करेगा, AB उत्पाद बना और A वापस बन गया। तो ये इस प्रकार से ये दोनों प्रक्रम निरंतर चलते रहते हैं और A2 क्रियाकारक क्या हम कह सकते हैं, A2 और B2 क्रियाकारक के अणु निरंतर टूटते रहते हैं। तो अतः एक फोटोन के अवशोषण से कई AB मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। अतः इन अभिक्रियाओं के लिए फाई का मान 1 से ज़्यादा होगा। इसी तरह से जो है उच्च क्वांटम लब्धि की अभिक्रिया तब भी हो सकती है। नंबर 3, अभिक्रिया में बना मध्यवर्ती उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करे तो वह अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देता है, तो हम कह सकते हैं फाई के मान में वृद्धि हो जाती है। और एक चौथा पॉइंट कि प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ये जो ऊष्मा निकलती है वो अन्य अणुओं को सक्रियत कर देती है, जिससे कई अणु बिना अतिरिक्त फोटोन के अवशोषण से अपघटित हो जाते हैं। ये कुल मिला के 4 हम कारक दे सकते हैं, फैक्टर्स दे सकते हैं, जो उच्च क्वांटम लब्धि की अभिक्रिया के लिए बताए जा सकते हैं। उच्च क्वांटम लब्धि की अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हम याद करें। पहला है अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Cl2 4100 एंगस्ट्रॉम के विकिरण से ऊर्जा का अवशोषण करके ये बनाते हैं फास्जीन COCl2। इस अभिक्रिया के लिए फाई का मान 10⁻³ है। दूसरी अभिक्रिया H2 और Cl2 से HCl का बनना। ये अभिक्रिया के लिए ऊर्जा चाहिए 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग देने वाले विकिरण से। फाई का मान आता है 10⁵। और एक है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन, जो 3100 एंगस्ट्रॉम वाले तरंग दैर्ध्य के विकिरण से ऊर्जा प्राप्त होती है और ये विघटित होकर देता है H2O और O2। इस अभिक्रिया के लिए फाई का मान जो है वो 7 है। तो ये कुछ उदाहरण उच्च क्वांटम लब्धि की अभिक्रियाओं के। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे निम्न क्वांटम लब्धि या अल्प क्वांटम लब्धि के कारण क्या है और उसके एग्जाम्पल्स। पहला कारण है प्राथमिक प्रक्रम में फोटोन के अवशोषण से बना सक्रिय अणु पुनः विसक्रिय हो जाए, यानी एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट तो हो गया लेकिन वो वापस अपनी एनर्जी को त्याग कर अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाए, तो विसक्रिय हो जाएगा। सेकंड है सक्रिय अणु एक अभिक्रिया में भाग न लेने वाले निष्क्रिय अणु से टकराकर अपनी ऊर्जा खो दे, यानी दोनों के बीच टक्कर हुई और ये अपनी ऊर्जा निष्क्रिय को दे दे, तो ये भी जो है सक्रिय अणु ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और वो एनर्जी जो है इसको कोई सक्रिय नहीं कर पाएगी, ये सिर्फ एनर्जी ग्रहण कर लेगा, आगे उत्पाद में परिवर्तित ये नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्वांटम लब्धि का मान कम हो जाता है। और तीसरा है सक्रिय अणुओं में से कुछ अणुओं को इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती कि वे उत्पाद में परिवर्तित हो सके, अर्थात अणुओं ने ऊर्जा तो ग्रहण कर ली लेकिन वो उस अभिक्रिया को होने के लिए आवश्यक नहीं है,
अतः वह सक्रिय अणु फोटोन तो काम आ गए लेकिन उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुए, तो बनने वाले उत्पाद की संख्या कम हो जाती है, इसलिए क्वांटम लब्धि का मान कम हो जाएगा। और एक चौथा पॉइंट, प्राथमिक प्रक्रम रिवर्स हो जाए, यानी ये K2 मॉलिक्यूल ऊर्जा ग्रहण करके A+A में बट गया, लेकिन ये वापस A+A आपस में संयुक्त हो गए और पुनः A2 के मॉलिक्यूल का निर्माण कर लिया। तो फोटोन का तो यूज़ हो गया लेकिन प्रोडक्ट हमें नहीं मिला। तो इस तरह से ऐसी अभिक्रियाओं में क्वांटम लब्धि का मान 1 से कम प्राप्त होता है, तो इन अभिक्रियाओं को हम अल्प क्वांटम लब्धि की अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए H2 + Br2 से HBr का बनना 5100 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य से, लेकिन इस अभिक्रिया के लिए फाई का मान है 0.01। दूसरा है अमोनिया का विघटन 2100 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य से N2 + थ्राइस H2 में, लेकिन यहाँ भी फाई का मान 0.2 है, 1 से कम। और इसी तरह से एसीटोन का विघटन 3000 एंगस्ट्रॉम पर CO + C2H6 में, इसके लिए भी फाई का मान है 0.1। तो इस प्रकार से क्वांटम लब्धि का जो पद है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या और अवशोषित होने वाले फोटोनों की संख्या के बीच एक संबंध को प्रदर्शित करता है, जिससे हमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति, या हम कह सकते हैं द्वितीय प्रक्रम की प्रकृति ज्ञात हो सकती है, उसका पता चल सकता है, जिससे हम अभिक्रिया की क्रियाविधि को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं।